जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 8 फरवरी और दिन है गुरुवार। और आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, जो आपके पेपर में हो या न्यूज में हो, जो बहुत बड़ी खबर होता है, उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं। आज इंपोर्टेंट आपको इसलिए ज्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड विधानसभा से जो आपको बताए थे यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो समान नागरिक संहिता होता है, उसको विधेयक को पारित कर दिया गया है, पास कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति के पास जाएगा और वो आपका कानून का शक्ल ले लेगा। ठीक है, यानी देश का पहला राज्य, अगर कोई आपको पूछे कि आजाद भारत का देश का पहला राज्य सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला कौन बन गया है, तो उत्तराखंड कहिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार कल उसके विधानसभा में मतलब शाम के टाइम तक वहां के जो प्रधान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी द्वारा आपका विधेयक को पारित करके सारा चीज कहा दिया गया। ठीक है ना। तो चलिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो भी चीज है उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है, किसको दायरे से बाहर रखा गया है, किसके लिए क्या कानून है, ठीक है, ये सारे चीज पे हम लोग बिल्कुल भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, ये तो पहला क्वेश्चन है ही। उसके अलावा क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश ने अंटार्कटिका में अपने 5वें रिसर्च सेंटर चिनलिंग, ठीक है, तो ये है चिनलिंग, अपना 5वां रिसर्च सेंटर उद्घाटन किया है, कल ही किया है। तो इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग का भी अंटार्कटिका में अपना अनुसंधान केंद्र है। आप लोग को पता होगा, दक्षिण गंगोत्री होगा, मैत्री है, भारती है, ये सब नाम से परिचित होंगे आप लोग। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा विवाद वाला है, तभी हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग द्वारा शरद पवार को उनके नए पार्टी का नाम क्या दिया गया है, तो देखिए, शरद पवार का पार्टी पहले एनसीपी था और बहुत पुरानी पार्टी है, 1999 में ये बनाया था, है ना। तो इसमें भी हो गया है शिवसेना वाला बात। शिवसेना जानते हैं ना, एकनाथ शिंदे अलग हो गया था और उद्धव ठाकरे अलग हो गया था। तो एक शिवसेना दो शिवसेना बढ़ गया, तो सेम टू सेम वही हुआ है और चुनाव आयोग द्वारा फैसला कर दिया गया है। तो इंपोर्टेंट है। आइए, मतलब भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है उसको जानना जरूरी है। यमन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, क्योंकि यमन में जानता है ना, अभी हौथी जो विद्रोह कर रहा है आपका लाल सागर में, तो इसको लेकर के ये वहां का प्रधानमंत्री को उलटफेर किया गया है। ये सऊदी अरबिया समर्थित माना जाता है और हौथी लोग शिया लोग हैं जो ईरान समर्थित माने जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहता है, तो इसको जानना जरूरी है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इस योजना के तहत जो भी ऐसे मतलब अब सबसे पहले बात है कि जो उम्रदराज व्यक्ति होंगे उसका जो फिजिकली चैलेंज है, यानी विकलांग के रूप श्रेणी में आएगा, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ सहायता राशि दिया जाता है। तो एक राज्य सरकार है, उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री, अच्छा इसको तो बता ही दिए हैं, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगला आते हैं। अगला क्या है ना, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल, ठीक है, तो ये भारत रंग महोत्सव का शुरुआत कहाँ हुआ है, ठीक है ना। तो ये शुरुआत आपका हो चुका है, अब बहुत बड़ा है, ठीक है ना, इतना बड़ा है ना, ये आपका कई शहरों में इसका आयोजित होने वाला है और कई शहरों में ये आपका होगा। चलें, तो हम लोग यही से शुरू करते हैं सिविल कोड के बारे में। इससे पहले वाले एक दिन क्लास में जब ये आपका रिपोर्ट सिविल कोड का आपका एक कमेटी बनाया गया था, ठीक है, जो एक कमेटी का रिपोर्ट जिस दिन पेश किया गया था, उस दिन भी हम आपको इसके बारे में भली भांति समझाए थे कि कानून क्या है, सिविल कोड क्या होता है। आज ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, उस दिन वाले वीडियो में हम अच्छा से बताए थे। आज जो यहाँ पे मुख्य बात है उस मुख्य बात को देख लेंगे, ठीक है ना, कि नहीं है, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मुद्दे पे, बात पे। देखिए क्या है ना, क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार के विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी जिसको क्या कहते हैं यूसीसी विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको पहले बोले हैं कि उत्तराखंड आजाद भारत का पहला एक ऐसा राज्य हो गया है जहां पे सिविल कोड को लागू, मतलब उसका जो विधेयक है वो पारित हो गया। अब राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक इस तरह का होता है तो राज्य विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करता है, फिर ये अमली पजामा में आ जाता है, यानी वो अपना शक्ल ले लेता है, ठीक है। तो ये हुआ क्या है ना कि सबसे पहले बात ये जानिए कि ये आपको यूसीसी हम हर दिन बोलते हैं, तो आपको यूसीसी अपने हिसाब से आप समझे हैं कि नहीं समझे हैं। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे हैं तो आपको फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ये होता क्या है, यूसीसी कहने का मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी किसी भी राज्य के अंदर जो हम लोग का संवैधानिक स्थिति है, हम संवैधानिक स्थिति की बात करते हैं कि राज्य के किसी भी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है, वो किसी के भी अंदर पड़ सकता है। केंद्र सरकार का भी कुछ क्षेत्र है, राज्य सरकार का भी क्षेत्र का उसको बंटवारा किया गया है कि यहाँ तक यहाँ सीमा होगा तो वो राज्य का होगा। तो इस राज्य सरकार के भीतर, सीमा के भीतर, ठीक है, जो राज्य सरकार होगा, ठीक है, वहां पे वो अपना कानून लागू करके मतलब बना करके लागू कर सकता है। ये बात कहां पे कहा गया है, ये बात हम लोग के संविधान के
भाग 4 में क्या कहिएगा, भाग 4 में, कहां पे कहिएगा, भाग 4 में, ये भाग 4 में आर्टिकल यानी अनुच्छेद, ठीक है, इसको बिल्कुल भी जो अभी बता रहे हैं इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद कितना है भाई, 36 से लेके 51 तक कहा गया है, ये चीज दिया गया किसको, किसको, राज को दिया गया है, राज को दिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो आपका विषय है, ये आर्टिकल में जो भी बात कहा गया है ये किसको दिया गया है, राज को दिया गया, कि राज चाहेगा, राज के इच्छा अनुसार है, राज चाहेगा इन सब अनुच्छेद में जो विषय है उस चीज को लागू करेगा, ठीक है, वो राज पे विवेक है। तो कल आपको हम पंचायती राज बता रहे थे, तो पंचायती राज भी इसी अनुच्छेदों के अंदर आता है। 40 में पंचायती राज के बारे में था, तो इस 40 को उठा करके क्या कर दिया गया था, आपको बताए थे 73वां संविधान संशोधन और 74वां था 1992 में, क्या कर दिया गया भैया, ये आपका ये क्या संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, बताया था ना। तो उसी तरह से आपका जो सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, ये आपका 44 में है, आर्टिकल कितना में है, 44 में। इसमें क्या कहा गया, इस आर्टिकल में ये कहा गया है राज क्या करेगी, जो उसके राज के अंदर जो भी नागरिक है, नागरिक के लिए सब जितने भी जो भी लोग हैं, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, उसके लिए समान कानून होगा, ठीक है, समान कानून होगा। आप कहिएगा कि समान कानून नहीं है क्या, समान कानून है, वहीं पे लाना चाह रहे हैं कि सभी के लिए धर्म के आधार पर आपका कानून नहीं होगा और सबके लिए समान कानून होगा। ये आर्टिकल कितने, मतलब राज लागू करेगा, आर्टिकल कितने में कहा गया, 44 में। ये कहां पे है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व में, डीपीएसपी जिसको कहता है। और ये डीपीएसपी कैसा है, तो ये डीपीएसपी परिवर्तनीय, परिवर्तनीय कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग का मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं, मगर ये अगर सरकार लागू नहीं करती है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। और आर्टिकल कितना में ये बात कहा गया है, 37 में। क्योंकि देखिए इसको हर पहलू को जान लीजिए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा आपका चर्चा में है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपको सिर्फ बताने का प्रयास कर रहे हैं पृष्ठभूमि, ठीक है ना। तो आर्टिकल 37 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो भी बात कहा गया है उसको हम न्यायालय में जाके राज्य को ये नहीं कह सकते कि भाई आप लागू करो। ये बात कहाँ कह दिया है, 37 में कह दिया है, राज्य की इच्छा के अनुसार है, जब राज्य को लगेगा कि हाँ भाई लागू करना चाहिए तो वो लागू करेगा, ठीक है। तो उसी तरह से अभी उत्तराखंड को लगा कि नहीं हमारे यहाँ पे क्या है, समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए, तो ये आपका आर्टिकल 44 के तहत, तो ये क्या है, ये जब लागू किया है तो ये क्या संवैधानिक है कि नहीं, बिल्कुल है। 44 में ये बात कहा गया है कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान कानून होगा। अब सवाल ये है कि समान कानून अब नहीं है क्या, अभी भी समान कानून है। कानून दो प्रकार का होता है, आपको पहले भी वीडियो में हम बताते, ये भी वीडियो में बताते हैं। कानून दो प्रकार का, एक क्या होता है, एक होता है क्रिमिनल कानून, ठीक है, क्रिमिनल लॉ यानी जिसको कहते हैं आपराधिक कानून। एक होता है सिविल लॉ, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग सिविल कानून, जो आम तो ये आपराधिक कानून सबके लिए बराबर है, शुरू से जब से संविधान बना है तब से, ठीक है। मगर सिविल लॉ जो है ये बराबर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई जाति धर्म है, इसी वजह से अलग अलग जाति धर्म का अलग अलग रीति रिवाज है, रीति रिवाज की वजह से अलग अलग उसका विधि विधान है। जैसा विधि विधान है उसी विधि विधान के तहत लोग अपना अपना कार्य को संचालन करता है। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, उसके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग अपना शादी ब्याह करता है। हिंदू है, हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, उसके बाद उसका जो विधि विधान है उसमें करता है फारसी। तो ये जितने भी सारा चीज, इससे पहले वाला भी वीडियो में बताते, फिर थोड़ी सार संग्रह आपको बताते हैं। जो आपका सिविल लॉ है, सिविल लॉ में जितने भी आपका शादी हो, विवाह हो, तलाक हो, उत्तराधिकार हो, बच्चा का गोद लेने की बात हो, ये सारा चीज बात है। यानी जो क्या है ना, मतलब दो व्यक्तियों के बीच हो कहानी, उत्तराधिकार दो व्यक्ति के बीच होता है ना, शादी दो आदमी के बीच होता है ना, स्त्री पुरुष के बीच, तो इसी को डिफाइन करना है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज आपका इसमें सिविल लॉ में आता है। तो ये तो बराबर है ही, इसको ये तो पहले से लागू है कि सबके लिए लागू होगा, मगर ये लागू नहीं था। और ये बात कहाँ कहा गया है, आर्टिकल 54 में कहा गया है कि आप जो है आज लागू कर सकता है। तो अब बहुत सारे राज्य आगे निकल के आ रहे हैं कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है, समय बर्बादी होता है, ये सारा बात है जो भी है आप लोग समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है अब हम सिविल लॉ पे आ गए कि राज करेगा। तो राज उत्तराखंड क्यों कर रहा है, उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ था 2022 में, तो उसका जो है चुनाव का एजेंडा ही था। चुनाव जब लड़ा था तो उस टाइम बोला था कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम जीत जाएंगे तो अपने यहाँ सिविल लॉ लेके आएंगे, यानी समान नागरिक संहिता लाएंगे। और इस विधेयक में, जो विधेयक की अभी हम बात कर रहे हैं, इस विधेयक में उत्तराखंड में जो भी अनुसूचित जनजाति हैं, ठीक है, यानी जो अनुसूचित जनजाति होगा उसको इस विधेयक से दूर रखा गया है। अनुसूचित जनजाति पे विधेयक का जो भी प्रावधान है वो लागू नहीं होगा। वहां पे जो भी जनजातियां हो, कुछ जनजातियां का नाम हम अभी आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये आपका एक कमेटी बना गया था, एक समिति, कमेटी का जो है 5 सदस्यीय कमेटी था, 5 सदस्यीय कमेटी था। और उस कमेटी के अध्यक्ष से हम लोग के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रही हैं, ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई।
तो इसको बिल्कुल भी रंजना प्रकाश देसाई का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। क्या कहिएगा? रंजना प्रकाश देसाई। इसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी था। इसके द्वारा ये सारा चीज का अध्ययन किया गया और फाइनली एक डॉक्यूमेंट बनाया गया और वो डॉक्यूमेंट के तहत कि कैसे कैसे क्या क्या प्रावधान किया गया। अभी हम वहीं आते हैं, बताते हैं आपको प्रावधान। तो क्या क्या प्रावधान किया गया, तो वो सारा चीज 4 तारीख को वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो पुष्कर सिंह धामी है, उसको सौंपा गया और 5 तारीख के दिन ये बिल रखा गया उत्तराखंड के विधानसभा में, ठीक है। विधानसभा में रखने के बाद कल यानी कल कितना तारीख था? 7 तारीख था ना, तो 7 तारीख को जो है 6 तारीख को जो है वहां पे रखा गया और 7 तारीख को वहां के विधानसभा से पास हो गया। बिल को जो है जो अपोजिशन वाले बोल रहे थे कि परवर समिति के पास जो है कानून को भेजिए, जो विधेयक था उसको भेजिए, तो बोला कि नहीं, परवर समिति के पास नहीं भेजेंगे। अब परवर समिति क्या होता है? परवर समिति के पास कोई भी विधेयक अगर होता है तो उसको अध्ययन के लिए भेजा जाता है, ठीक है, उसमें समय होता है। तो वो परवर समिति के पास नहीं भेजा और फाइनली जो है अपने विधानसभा से पारित कर दिया है। अब ये जाएगा आपके राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति का सिग्नेचर लगेगा और फाइनली आपका ये कानूनी आपका धरातल पे उतर जाएगा, ठीक है। बात समझ गए? बात कि अब पहला राज्य बन गया। अब आएगा दिमाग में सवाल गोवा की, गोवा का। तो गोवा में जब पुर्तगाली शासन, जानते हैं पुर्तगाल 1498 में आया था और 1961 में गया, ऑपरेशन विजय हुआ था, तब जाके भागा, है कि नहीं। तो वहां पे सिविल लॉ बहुत पहले से लागू है। ऐसा नहीं है कि जब भारत आजाद हो गया था, भारत आजाद होने के बाद गोवा में हम लोग जब अपना अब शासन स्थापित किए तो हम लोग लागू आए, नहीं, वहां पे पहले से चल रहा था, इसी वजह से वो लागू नहीं होगा। और यहाँ पे जो बात हो रहा है 44 जो आपका राज्य का नीति सिद्धांत में कहा गया है कि आप राज्य में सभी नागरिक के लिए ये जो सिविल लॉ है सबके लिए समान कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं ये क्या क्या चीज कहा गया है, इसको समझिए। ये जो विधेयक है उत्तराखंड का विधेयक है आपका यूसीसी, तो यूसीसी को बिल्कुल भी समझिए, यूसीसी 2024 उत्तराखंड, ठीक है। तो इसको समझिए इसमें क्या क्या कहा गया। तो सबसे पहले समझ गए कि क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए बराबर था ही, शादी विवाह तलाक, ये ना उत्तराधिकारी गोद लेने की प्रथा, ये सारा चीज बात इसमें होगा कि सबके लिए। तो इसमें से सबसे पहली बात है जनजाति को तो दूर ही रखा गया है, पहली बात। तो चलिए हम लोग आते हैं किसके बारे में, जनजाति को छोड़ के जो भी नागरिक वहां होंगे उस पर लागू होगा। तो क्या क्या होगा? तो सबसे पहली बात ये जानिए कि कोई भी वहां का नागरिक अगर शादी करता है तो शादी का जो उम्र है वो लड़कियों के लिए यानी फीमेल के लिए, आपका फीमेल के लिए 18 वर्ष रखा गया है। कितना रखा गया है? 18 वर्ष। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, कितना? 18 वर्ष। और मेल के लिए कितना रखा गया है? मेल के लिए 21 वर्ष रखा गया है। समझ गए? 18 वर्ष फीमेल के लिए और 21 वर्ष मेल के लिए, यानी महिला 18 साल की होनी चाहिए और पुरुष जो है 21 वर्ष का होना चाहिए। इसमें क्यों होना चाहिए भाई? अभी भी है, हम लोग जानते हैं कि 18 वर्ष, ये तो जान ही रहे हैं कि 18 वर्ष होगा तो बालिग होगा। जो पोस्को आया था, पोस्को में भी यही बात कहा गया, यही तो है विवाद, ठीक है। पोस्को में भी यही बात कहा गया था कि 18 साल के इधर होगा तो उसको रेप समझा जाएगा, है ना। तो ये भी बात इसमें भी कहा गया। तो हुआ क्या ना, देखिए मुस्लिम जो शादी विवाह होता है, जो मुस्लिम का जो उन लोग का पर्सनल लॉ है जो शरीयत के हिसाब से होता है, तो वहां पे 13 वर्ष की मान्यता है। कितने वर्ष की मान्यता है? अगर लड़की 13 वर्ष यानी वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, मतलब होता है ना एक कि जब वो शादी मतलब 13 वर्ष ही माना जाता है। मुस्लिम में कहा जाता है कि वो शादी का उम्र उसका 13 वर्ष है, उसको जो पर्सनल लॉ है। तो मुस्लिम में क्या कहा जाता है कि 13 वर्ष अगर हो जाता है तो वो शादी कर सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे विरोधाभास हो गया। पहली बात कि 13 वर्ष नहीं होगा, कोई भी हो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। पहले मुस्लिम में अपना जो उसका पर्सनल लॉ है, 13 वर्ष की अवस्था में कोई भी महिला अगर शादी कर लेती है तो उसको कोई भी कानून अगर आप उस पर कुछ कर देते हैं, उस पर केस वेस कर देते हैं तो ये मान्य नहीं होगा। मगर जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, अगर इस स्थिति में आप 13, 14, 15, 16, 17 में शादी करते हैं तो आप क्या हैं? आप दोषी करार हैं, उसके लिए आपको सजा का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहली बात है ये। और इसको क्या है ना, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप कितना रुपया? 10,000 रुपया जुर्माना दीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन में आप गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आपको 25,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। समझ गए बात? ये बात समझ जाइए। अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं करते हैं, कोई भी शादी हो, सबसे पहली बात है शादी 18 वर्ष में होगा और 21 वर्ष में हो। लड़की के लिए 18 साल और लड़का के लिए 21 साल। शादी में रजिस्ट्रेशन होना बिल्कुल भी अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपको जो है आपको सजा मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करते हैं तो ये 10,000 रुपया का फाइन, और रजिस्ट्रेशन में गलत सूचना देते हैं तो आपको क्या? 25,000 का फाइन। और ये रजिस्ट्रेशन कितना दिन? शादी के 60 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जो भी चीज बताते हैं ये सारा चीज एकदम बिल्कुल भी समझिए। शादी के 60 दिन के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा, नहीं करते हैं तो फंस जाइएगा, पहली बात। अब दूसरी बात है ये, एक व्यक्ति अगर स्त्री या पुरुष कोई भी जिंदा है, स्त्री हो या पुरुष हो, शादी अगर कर लिए हैं, पहले शादी को डिफाइन कौन के बीच करेगा ये भी जान लीजिए। शादी के लिए एक युगल जो होगा लड़का होगा और लड़की होगा। बहुत बार अभी आपको हम बताए थे ना
कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, ठीक है, ये आपका कौन जौहर सिंधु बनाम सिंधु था, ठीक है, आपको बताए थे, जो मतलब सेम सेक्स के बीच जो शादी था, ठीक है, तो उसको मान्यता नहीं दिया था, बताया था ना। तो यहाँ पे जो शादी का डिफाइन किया है कि होता है ना कि लड़का लड़का शादी कर लिया, लड़की लड़की शादी कर लिया, हाल फिलहाल में नेपाल भी इस चीज का, कई देश इसका मान्यता दे रखा है। तो इस कानून के दायरे में जो स्टेट में ये कानून लागू होगा वहां पे ऐसा शादी नहीं होगा, ठीक है, या जिसको एलजीबीटी शादी करते हैं, एलजी लेस्बियन होता है, गे होता है, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल होता है, वो नहीं करेगा, ऐसा शादी को मान्यता नहीं है। ये बात समझ गए हैं? बिल्कुल भी समझ गए हैं कि शादी के लिए क्लियर कर दिया कि एक जोड़ी, वही जोड़ी शादी कर सकता है, लड़का लड़की होगा, जो नहीं होगा वो शादी मान्यता वो क्या है, वो जो है कानून के दायरे में आएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या है ना कि शादी अगर कोई पत्नी उसका जिंदा है, पति जिंदा है, ठीक है, तो क्या है ना कि वो दूसरा शादी नहीं करेगा, अगर शादी करेगा तो फिर वो फंस जाएगा, ठीक है, समझ जाइए। 44 के तहत, ठीक है, जहां पे ये लागू है, आप दो शादी नहीं कर सकते, कोई भी धर्म, कोई भी नस्ल, कुछ का भी हो, ठीक है। पहले क्या था, मुस्लिम लोग शादी कर लेते थे और कोई शादी कर लेता था, उसमें कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं हो पाता था। अब अगर कोई एक युगल में कोई जिंदा है तो आप शादी नहीं कर सकते, ये दूसरी बात हो गया। तीसरी बात क्या है ना, तीसरी बात यह है कि आप अगर क्या बता रहे हैं कि जो शादी करते हैं तो आपका दादा, मतलब कहने का मतलब है पिता, माता, दादा, दादी का जो बगल का जो रिश्तेदार है, बगल के जो आपका रिश्तेदार है, वहां पे जो है आप शादी नहीं कर सकते। अभी क्या था ना कि कोई भी मुस्लिम समाज में आप देखिएगा कि जो अपने आपस में ही है, चचा का लड़की है, वहां पे शादी कर लिए, या फिर किसी का भी है, मतलब अपने रिश्तेदार में शादी हो जाता था। इसको ये बैंड कर दिया है कि आप जो है ऐसे शादी नहीं कर सकते हैं, अपने बीच में शादी नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है, ये बात समझ गए कि अपने बीच में शादी नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, लिविंग रिलेशनशिप कहने का मतलब ये है, देखिएगा अभी बहुत सारे बड़े बड़े शहर में चलता रहता है, ठीक है, हमारे भी शहर में चलता है। क्या चलता है कि भैया लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, उसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। जो भी इस कानून में क्या क्या गया, लिविंग रिलेशन में अगर आप रहते हैं तो आपका एज कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप उत्तराखंड राज्य के हैं, अन्यथा कोई दूसरे राज्य के हैं। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, 18 साल का होना पड़ेगा। 18 साल के बाद आपको रजिस्ट्रेशन हर हालत में चाहिए, और इससे जो संतान आपका उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार होगा। पहले ये चीज नहीं था। तो मोटा मोटी कानून आपका शादी से ये हो गया। अब आइए तलाक विवाह से। ऐसे में तलाक, आपका शादी का ये हो गया। अब तलाक में आइए, तलाक में क्या कहा गया है, बिना अदालत के कहे आप कोई शादी विवाह नहीं तोड़ सकते। अगर शादी विवाह तोड़िएगा, तलाक तोड़िएगा तो आपको 3 साल का जेल होगा, ये बात जान लीजिए। अगर आप बिना मतलब के अपने से शादी तोड़ दिए, ठीक है। अब मुस्लिम में एक चीज आपका होता है इद्दत, हलाला, निकाह। अगर उस स्थिति वो सारा चीज आप करते हैं, ठीक है, तो आप अपराध, ये क्या कर दिया, अपराध घोषित किया गया। आप अगर ऐसे करते हैं तो आप अपराध घोषित है किस कानून के तहत, 44 के तहत, ठीक है। यही सारा चीज को देखते हुए अभी देखिएगा मुस्लिम पक्ष जो है बहुत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और ये किस चीज का हवाला दे रहा है, क्योंकि हम लोग के जो मौलिक अधिकार है संविधान में आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है, 25 में ये कहा गया है कि भारत के कोई भी नागरिक को इसका मौलिक अधिकार है, कोई भी अपना जो कोई भी धर्म मान सकता है, अपना उपासना कर सकता है। 26-27 में भी आपका बोला गया है कि कोई भी चीज आप अपना जाति को जो है, अपना संस्कृति को, अपना धार्मिक चीजों को आप कर सकते हैं, कोई आपको प्रतिबंध नहीं लगेगा। मगर ये कानून लागू होने के बाद आपका ये दोनों के बीच विरोधाभास हो गया। ये बोल रहा है कि नहीं करना है और यहाँ पे बोल रहा है कि करना है। ये मौलिक अधिकार है और ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। तो यही सारा चीज है आपका कंट्रोवर्सी वाला बात। इसी को लेकर के देखिए न्यायालय का रुख अभी बहुत कुछ चलेगा भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अपराध, क्या कहिएगा, हलाला, या फिर आप निकाह हो, ठीक है, या फिर इद्दत होता है ना, इद्दत। अगर इस तरह का कोई भी प्रोसेस करता है तो आप अपराध के श्रेणी में होइएगा। तीसरी बात क्या है, और कहां पे थे हम, तलाक में थे, ठीक है। ये तो चलिए तलाक वाली बात में हो गई। अब तीसरी बात उत्तराधिकार में आइए। उत्तराधिकार में क्या, उत्तराधिकार मतलब कहने का मतलब है कि किसी का, मान लीजिए कि आप पिता है, माता है, ठीक है, तो आपका जो संतान है इसका हक होगा। तो कोई भी पिता या माता अपना जो संपत्ति है, अपना संपत्ति अपने जीवित तक मतलब कि कई बार वसीयत कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को वसीयत कर दिए तो हम वो फिर बदल नहीं सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। आपको जैसा इच्छा है अपने संतान के अलावा दूसरे को भी आप अपना संपत्ति दे सकते हैं। अगर आपका जो पुत्र है या पुत्री है या संतान है जो अगर अपराध करता है या फिर वो क्या हत्यारा है, तो उसको आप अपना संपत्ति से बेदखल भी कर सकते हैं, वो आपके विवेक पर है। ये सारा चीज इस कानून में, मुख्यतः जो कानून है यही कानून है। आपको इन 4-5 चीजों को अगर इन सब चीज में से कहीं पे कुछ पूछता है तो आप बिल्कुल भी लगा दीजिएगा, आपका बिल्कुल भी ये बात ये विधेयक में कहा गया है, ठीक है। तो रंजना प्रकाश देसाई के मतलब अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट सौंपा गया है और इस रिपोर्ट के तहत आपका क्या है,
यही है। और ये कानून को ये इस हिसाब से समझते चलिएगा, ये कानून जो है सिविल मामले पे आता है। और सिविल मामले का कानून कहने का मतलब ये होता है कि जो धर्म के आधार पर, जो आपको पहले क्या होता था ना कि धर्म के आधार पर निर्धारित होता था कानून, कि जो जैसा धर्म है, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म के हिसाब से कानून निर्धारण होगा, हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के हिसाब से निर्धारित होगा, ईसाई है तो ईसाई की तरफ से निर्धारित होगा। अब क्या है ना, उसके तरफ से निर्धारित नहीं होगा, अब कानून निर्धारित होगा जो कानून बनाते हैं उसके थ्रू, कि राज्य का क्या डिमांड है उसके हिसाब से होगा, धर्म के आधार पर नहीं होगा। ये बात क्या हो गई, पुरानी बात हो गई, इसी वजह से नई बात। तो इसी पे जब आपका चर्चा हुआ था संविधान सभा में, अभी ले चलते हैं आपको हम संविधान सभा में। देखिए संविधान सभा में इस पे बात हुआ था बहुत सॉलिड। संविधान सभा मतलब क्या, हम लोग के भारत का जो संविधान बना, संविधान सभा द्वारा बना। संविधान सभा आया कैसे भाई, तो संविधान सभा आया आपका, एक आया था कैबिनेट मिशन, 3 सदस्यीय कमीशन था, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसी के द्वारा कहा गया आप संविधान बनाइए, आप एक संविधान सभा का निर्माण कीजिए, ठीक है। तो संविधान सभा का निर्माण हुआ और उसका जो है निर्वाचित हुआ, तो क्या कहिएगा, वयस्क मत अधिकार के रूप में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुआ। कब, जुलाई 1946 में। और फाइनली 6 दिसंबर को गठन होता है, 9 दिसंबर को पहला उसका बैठक होता है। और उसके अस्थायी सदस्य जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने। और फाइनली ये अपना एक संविधान का निर्माण किया, जो भी कानून है, सारा चीज है, ये सारा चीज आपको 2 साल 11 महीना, हाँ ऐसे ही था, 11 महीना 18 दिन ऐसी देखिएगा। उसमें जो है पूरा चर्चा हुआ, 13 आपका बैठक हुआ था, उस बैठक में ये सारा चीज को लेके आ गया। तो इसी बीच में आपका क्या है ना, यहाँ पे जो समान नागरिक संहिता था, ठीक है, जो सिविल लॉ है, सिविल लॉ पे बहस हुआ था। तो अम्बेडकर जी, क्योंकि देखिए प्रारूप समिति जानिए, क्योंकि ये जो संविधान बनाना तो कई समितियां इसका गठित किया गया था। जो मुख्य समिति था उसमें से एक आपका प्रारूप समिति था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके द्वारा जब बहस किया गया, कब किया गया, 23 नवंबर 1948 को समान नागरिक संहिता को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है। तो उस टाइम जो तर्क आया 2-3, एक इस्माइल जी थे, वो बहुत ज्यादा घोर विरोध किए थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी घोर विरोध किए थे। तो इसमें जो है अम्बेडकर जी का पक्ष था कि कोई बात नहीं है, ऐसे भी तो सिविल लॉ कानून क्या है, लागू है ही, कुछ कुछ चीज लागू नहीं है तो कोई बात नहीं, ये राज पे छोड़ रहे हैं, राज का जैसा जनता का मांग होगा उस तरह से राज करेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये अभी से ही लागू हो जा रहा है। तो आपको अगर ये भीमराव अम्बेडकर का अगर कोई पक्ष पूछ दे कि उसका इसके नजरिए में क्या था, तो उसका नजरिया यही था कि मतलब कोई भेदभाव नहीं है, लगभग कानून तो अंग्रेज के द्वारा जो 1935 का अधिनियम था, लगभग सारा चीज तो वहीं पे हो गया था, कुछ नहीं था। बोला कि इसको हम राज के विभोग पे छोड़ रहे हैं। और राज क्या है भाई, कोई भी आदमी इलेक्शन जीतेगा जब भी तो अपना कानून, और इलेक्शन कौन, वोट कौन करेगा, जनता करेगी। तो जनता का जो डिमांड होगा उसी हिसाब से होगा। तो ये विवाद में उस टाइम था, मतलब ज्यादा नहीं था, कुछ कुछ लोग थे, के एम मुंशी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एक मुस्लिम इस्माइल जी थे। तो ये लोग सारा विवाद हुआ और फाइनली जाके कब 23 नवंबर 1948 को समान नागरिक संहिता को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा फैक्ट है, ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि समान नागरिक संहिता से जो भी क्वेश्चन यहाँ से आपको अगर पूछता है तो वो सारा चीज आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल में आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश क्या किया है, लड़कियों का एज शादी का 18 वर्ष से 21 वर्ष करने का घोषणा कर दिया। वो भी अपना विधेयक अपना विधानसभा से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा हुआ है, ठीक है। तो अभी कोई कोई स्टेट भी चाहता है कि हम भैया लड़का का जो है एज कितना 21 है शादी का, तो लड़की का भी 21 होना चाहिए। तो ये जो उत्तराखंड वाला जो किया है, ये क्या किया है, लड़की के लिए 18 रखा है और लड़कियों के लिए, सॉरी, लड़के के लिए 21 रखा है, लड़कियों के लिए 18 रखा है, ठीक है। ये बात समझते हैं। अलग अलग स्टेट अपना यूसीसी लागू करेगा, उसका अलग अलग अपना सिफारिश होगा। जैसे देखिए, अभी अब आपका 2 और स्टेट है जो अपना लाइन में है। पहले कौन है, एक असम है, ठीक है, जहां का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, और दूसरा गुजरात है। ये दो तो लाइन में है, यहाँ पे बहुत जल्दी होने वाला है। और तीसरा अभी राजस्थान भी आपका घोषणा करिए दिया है कि हम भी इस पे काम करेंगे। तो वो सिफारिश करता है, कमेटी बनाता है, सारा चीज देखता है, सारा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, जैसे भी है, लोग का सुझाव लेता है, फिर जाके ये सारा चीज करती है। तो उत्तराखंड के बारे में जानिएगा, ये आपका 7 तारीख, और बिल्कुल भी याद रखिएगा कि कब पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 7 फरवरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है ना कि इसमें जो भी अनुसूचित जनजाति है, क्या बोले हैं, जो भी जनजातीय समूह वहां पे रहता है, तो आपका उत्तराखंड में कुछ जनजाति रहता है, तो जैसे कौन रहते हैं, राजी रहते हैं, बुक्सा रहता है, थारू रहता है, ठीक है, तो भूटिया रहता है, जौनसारी रहता है। तो ये सब इसको याद रखेगा। ये लोग इसके दायरे में है नहीं है, बुक्सा हो, राजी हो, भूटिया हो, जौनसारी हो, या कोई भी जनजाति समूह है वो भैया, क्योंकि हम लोग का संविधान ही कहता है, कल भी परसों भी आपको बताए थे लद्दाख वाले वीडियो में, कि जनजाति को संविधान कहता है, आर्टिकल 244 कहता है
कि उसका जो है जो अपना जो पहचान है, ठीक है, जनजातियों का पहचान है, उसका संरक्षित करना है, ठीक है, संविधान का, तो उसके लिए ये चीज लागू नहीं होगा। और वो भी कब 244 अनुच्छेद में ये बात कहा गया है। तो मेरे हिसाब से समझ गए सारा चीज, हम सारा चीज बता दिए। और इससे विशेष कोई भी चीज और जानना है तो आप जाके उत्तराखंड वाला आज 4 दिन पहले वाला वीडियो में हम बताए थे यूसीसी के बारे में और डिटेल किए थे आपको, तो ये चीज जानना है। अब बोलिएगा कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लाया गया था, जो राज्य पे छोड़ा गया है कि राज्य ऐसा चाहेगी तो करेगी। जैसे आज हम लोग पंचायती राज देख रहे हैं, पंचायत ये भी आपका किसमें है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। मगर 92वां संविधान संशोधन हुआ तो गया ना उनके 243 के में। तो कहने का मतलब वही है, राज्य जैसे जैसे समय के साथ जैसे मांग होगा फिर वो चीज उसको अप्लाई कर सकता है। चलता है, किस देश ने अंटार्कटिका में अपने 5वें रिसर्च सेंटर यानी चीन लिंक का उद्घाटन किया है, तो ये बिल्कुल भी आपको जानना है कि अंटार्कटिका में जो है 5वें अनुसंधान क्या कर दिया, रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। किसने किया भाई, नाम से ही पता चल रहा है चीन है तो चीन होगा, ठीक है, ये बात तो आप बिल्कुल भी समझ रहे हैं। देखिए हुआ क्या है ना, अंटार्कटिका में ये क्यों आपका चर्चा में है, अंटार्कटिका में जहां पे ये जो अनुसंधान का उद्घाटन किया है, ठीक है, ये जो आपका जो रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, ये रिसर्च सेंटर कहाँ है पहले आपको हम दिखाते हैं, फिर आप कहिएगा कि ये कर क्या रहा है। देखिए यहाँ पे है न्यूजीलैंड, यहाँ है ऑस्ट्रेलिया और ये है आपका अंटार्कटिका। और इन अंटार्कटिका के ये वाला एरिया में पड़ता है आपका जहां पे जो है अनुसंधान केंद्र खोला है चाइना, ठीक है, तो ये इसके बगल में है। तो कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्या करने के लिए, जासूसी करने के लिए ये क्या किया है, अपना अनुसंधान खोला है। और हम लोग का जो अनुसंधान है अभी फाइनली जो है 2 अनुसंधान हम लोग का कार्यरत है। देखिए भारत का अंटार्कटिका में सबसे पुराना अगर अनुसंधान कहिएगा, ठीक है, तो वो क्या कहिएगा, दक्षिणी गंगोत्री। ये बात बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्या कहिएगा, दक्षिणी गंगोत्री, जो कब 1983 में स्थापित किया गया था, ठीक है। जट कासिम के बारे में जानिएगा। फिर गया दूसरी बार में कौन गया, मैत्री। मैत्री कब गया, 1988 में, ये भी याद रखिएगा, मैत्री कब गया, 1988 में। फिर कौन गया, भारती। तो भारतीय अभी जो लास्ट अनुसंधान हम लोग का स्टेशन स्थापित किया गया अंटार्कटिका में, और हम लोग का कहां पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ये बात समझते चलिएगा। लास्ट टाइम जो भारती गया था, कब गया था, स्थापित किए थे 2012 में, ठीक है। तो ये तीनों डाटा बहुत बार पूछता है कि सबसे पहले कौन अंटार्कटिका में जो है हम लोग का अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो सबसे पहला है क्या कहिएगा, दक्षिण गंगोत्री, जो 83 में स्थापित किए थे। फिर मैत्री किए थे 88 में, फिर ये आपका भारतीय हुआ था 2012 में। तो ये हम लोग का क्या है, बंद है, ये खत्म हो गया, ये 2 हम लोग का काम कर रहा है। तो यही अंटार्कटिका में चाइना जो है अपना अभी 5वां स्टेशन बेस अपना खोला है, और बगल में यहाँ पे जो है ना आपका अमेरिका का है, और उसी के बगल में किया है। और सारे लोग का मानना है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है इसका जासूसी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से अभी चाइना का बन नहीं रहा है, ठीक है। तो सारे ही अमेरिका वाले तो जान ही रहे, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है ना क्वाड समूह का देश है, और क्वाड में कौन है, भारत है, अपना यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। तो स्वाभाविक है जासूसी करने का अगर बात होगा तो कोई भी आदमी को खतरा महसूस होगा। तो इसी वजह से ये चीज जानना है। तो ये है अपना चाइना। चाइना इस सब चीज पे पूरी ध्यान दे रहा है, हम इसमें आपको ज्यादा दूर लेके जाएंगे नहीं। तो अंटार्कटिका का जो है आपका सबसे ऊंची चोटी अंटार्कटिका, देखिए कहां से इसको सीमा साझा करता है, थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे आपका मैगेलन जलसंधि है, जो आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करता है। दक्षिणी अमेरिका का ये जो है ये आपका अर्जेंटीना है, और ये चिली है। थोड़ा सा ये वाला एरिया यहाँ पे आके सकता है, उधर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इधर अफ्रीका है, ठीक है, इधर मेडागास्कर, ठीक है। बाकी बताइए आपका अंटार्कटिका है, ठीक है। सबसे बड़ी महाद्वीप में अगर अंटार्कटिका 5वें नंबर में आता है। सबसे बड़ा कौन सा, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर में आपका आता है अंटार्कटिका, और 5वें नंबर में यूरोप, 6ठे नंबर में ऑस्ट्रेलिया आता है। सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। द्वीपीय महाद्वीप कहेगा तो क्या कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया कहिएगा, ठीक है, छोटा सा महाद्वीप है। और क्षेत्रफल के हिसाब से कितने बड़े महाद्वीप में आता है, अंटार्कटिका 5वें पे आता है। ये बात बिल्कुल भी आपको समझते चलना है। देखिए बातों में बात को समझिएगा तो ज्यादा मजा आएगा, ना ज्यादा बोर लगेगा, ना ज्यादा टेंशन होगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ का एक तो चूटी पूछता है, ठीक है, तो उठो क्या है, मानसिफ, क्या है, मासिफ है ना, मासिफ है उसका, विंसन मानसिफ है उसका, जो है मानसिफ ही ऐसे ही करके जो है आपका जो है ये क्या बोलते हैं, मानसिफ है उसका सबसे सर्वोच्च चोटी। बहुत बार पूछ लेता है अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अभी हाल फिलहाल में आपके केरल के थे, वो अंटार्कटिका का एक चोटी भी आपका फतेह किए हैं, जो केरल के राज्य अधिकारी सरकारी नौकरी करते हैं। उसके बारे में आपको हम बताते हैं, नाम तो अभी हम कोई शेख करके नाम था, उसका नाम तो मिसिंग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी चाइना अब और क्या करने वाला है, अभी चाइना जो है चंद्रमा में मिशन करने वाला है, चांगी 6, ठीक है। तो चांगी 6 को भी बिल्कुल भी याद रखिएगा, चांगी 6 मिशन करने वाला है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ मिलकर के, ठीक है, और जाने वाला है। तो ये 2 मिशन इसका बहुत इंपोर्टेंट है, और ये तो आपका चर्चा में बना हुआ है, थोड़ा विवाद में है, तो विवाद वाला चीज हम आपको अक्सर बताते हैं। इस स्टेशन में 80 लोग रहेंगे, ठीक है ना, पूरा साल कर्मचारी रहने का व्यवस्था किया गया है, ऐसा नहीं है कि जाएगा और आएगा, ठीक है। रॉस द्वीप के दक्षिण समुद्री, आपको बताया ना दक्षिण साइड है, वहां पे आपका रॉस द्वीप है, जहां पे क्या है ना एक अमेरिका का जो है स्टेशन स्थापित है, जो आपको बता दिए हैं, यही है चाइना, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं।
तो ये है आपका अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? चुनाव आयोग द्वारा शरद पवार को उनके क्या बोल रहे हैं? चुनाव आयोग द्वारा शरद पवार को उनके नए पार्टी का नाम क्या दिया गया है? तो देखिए अभी हुआ क्या है, चुनाव आयोग द्वारा शरद पवार के पार्टी का नाम दिया गया, ये बहुत जल्दी जल्दी में हुआ है। हुआ क्या है देखिए, ये जो है आपका महाराष्ट्र में, आपको पता है कि महाआघाड़ी का जो सरकार था उसमें बहुत सारे पार्टी मिले हुए थे, जिसमें से आपका एनसीपी भी था, कांग्रेस था, ये लोग सारे मिलकर के अपना ये सरकार बनाया था। तो वहां फुट पड़ गया। क्यों फट पड़ गया भाई? जो शिवसेना के कौन थे भाई? एकनाथ शिंदे थे। एकनाथ शिंदे कौन है? अभी मेन शिवसेना उसी के पास है, उसी में वो थे पहले शिवसेना में। तो वो क्या कर दिए भैया, अपना कुछ विधायक लेकर के अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना लिया। तो क्यों अलग हो गए? आपको उस दिन भी हम बताए थे कि 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई भी पार्टी का एक तिहाई सदस्य से अधिक जो है, अगर कोई पार्टी से जाकर के अपना दूसरे पार्टी की तरफ बहुमत जिधर होगा, वो पार्टी को मूल पार्टी माना जाएगा और ये दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएगा। बताया था ना आपको गयालाल के बारे में, गयाराम के बारे में, हरियाणा का 1967 में जो घटना घटा था, कि 1967 में एक घटना घटा था आपका हरियाणा में, और गयालाल एक दिन में 3 बार पार्टी बदला था। ठीक है, तो इसी को लेकर के आयालाल गयालाल, उसके बाद जो है 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। इसमें कहा गया कि कोई भी पार्टी का, अगर कोई भी पार्टी का सदस्य 1/3 सदस्य के साथ अगर एक पार्टी से छोड़ के वो दूसरे पार्टी में चला जाता है, या फिर वो अपना पार्टी बनाता है, या फिर उस पर जो क्लेम करता है, तो ये दल बदल में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही हुआ। ये क्या हुआ? शिवसेना टूट गया, शिवसेना 2 धड़ी में टूट गया। एक मेन शिवसेना हो गया, जिसको किसको दे दिया गया भैया? उसका चुनाव चिन्ह दे दिया गया और पार्टी का मूल नाम भी दे दिया। किसको? एकनाथ शिंदे को, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे का पार्टी का नाम अब शिवसेना। तो उद्धव ठाकरे को जो दिया गया उसका नाम है शिवसेना। उद्धव ठाकरे, हाँ उद्धव ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे उसका पार्टी का नाम है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे उसका गुट का नाम। तो उसी तरह से ये जो एनसीपी है, एनसीपी का कुछ ऐसे ही हुआ। एनसीपी में जानता है शरद पवार एनसीपी का एक अच्छा चेहरा है, उसी के द्वारा 1999 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसी का ये भतीजा है। ठीक है, इसका नाम है अजित पवार। ये भी इसी के पार्टी से सेम टू सेम किया। क्या किया भैया? कट लिया, कट लेकर के कुछ विधायक के साथ जाके उससे मिल गया, तो ये भी आपका इसी में आ गया, अच्छा खासा विधायक लेके चला गया। तो निर्वाचन आयोग द्वारा अभी जो है फैसला दिया गया। क्यों फैसला दिया गया? महाराष्ट्र में आपका हो रहे हैं वाला है कुछ सीटों में, 7-8 सीटों में राज्यसभा का इलेक्शन। अब राज्यसभा का इलेक्शन होगा, तो जो पार्टी है, जिसका स्थिति है, जिसका वहां पे विधायक है, तो भैया वो तो वोट करेंगे ना। वोट करेंगे तो भैया उसको तो मान्यता देना पड़ेगा ना। तो देने के लिए क्या है ना, कि जल्दी जल्दी कर रहा था कि भाई आप लोग का जो भी विवाद है इसको निपटाया जाए। निपटाने के चक्कर में ये आ गया मेन। तो इसके बाद जो है बहुमत साबित हो गया। जो एनसीपी का जो मूल एनसीपी है, वो पार्टी इसका दे दिया गया, इसको अजित पवार गुट को। और फाइनली इसको उसका जो घंटी था, उसको चुनाव चिन्ह, वो भी उसको दे दिया गया। और उसके बाद शरद पवार को बोला कि जल्दी आप अपना नाम सुझाइए, नहीं सुझाइएगा तो फिर आप निर्दलीय जाके राज्यसभा में भाग लीजिए, है कि नहीं है? तो वो भी जल्दी जल्दी में निर्वाचन आयोग को 3 नाम सुझाया। एक वो नाम क्या सुझाया? एनसीपी शरद चंद्र पवार। एक सुझाया एनसीपी शरद पवार, हाँ क्या लिखे? शरद राव पवार। और एक वो एनसीपी शरद पवार। ठीक है, ये 3 सुझाया। तो चुनाव आयोग द्वारा ये नाम को उसको दे दिया गया है। किसको भाई? शरद पवार को। तो चुनाव आयोग को जो द्वारा नाम दिया गया, वो क्या दिया गया? एनसीपी शरद पवार, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट। और इसको जो चुनाव चिन्ह दिया गया है, उगते हुए सूरज दिया गया है। ठीक है, ये आपका दे दिया गया चुनाव आयोग द्वारा नया नाम। और मूल जो है एनसीपी किसके पास चला गया? तो ये आपके पास, ये अजित पवार के पास चला गया। ये बात मेरे हिसाब से बिल्कुल भी समझ गया। अब देखिए, अभी टोटल जो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी देने का जो अभी हम लोग के पास यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी है, टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। 6 राष्ट्रीय पार्टी में अभी पहले आपका कौन था? आपका एनसीपी आता था राष्ट्रीय पार्टी में, ये नहीं है, इसको भी चला गया। तृणमूल कांग्रेस भी चला गया। ठीक है, सीपीआई भी चला गया। 3 पार्टी को अभी चुनाव आयोग द्वारा फिलहाल खत्म कर दिया गया। अभी 6 पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। गिन लीजिए, लिखेंगे नहीं। सबसे पहले कांग्रेस है, उसके बाद बीएसपी है, उसके बाद बीजेपी है, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी यानी आपका मायावती वाला। ठीक है, तीसरे नंबर में आप है, चौथे नंबर में आपका, 5वें नंबर में एनपीपी है। एनपीपी मतलब कहने का नेशनल पीपुल्स पार्टी, नॉर्थ ईस्ट का पहला राजनीतिक पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी हुआ है। ठीक है, और छठा आपका कम्युनिस्ट, आपका सीपीआईएम है। ठीक है, मार्क्सवादी वाला। तो 6 हो गया है। 6 पार्टी जो है अभी फिलहाल आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। फिर से एक बार बोल देते हैं, पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं, तो फिर फंस जाइएगा। हाथी छाप है किसका? मायावती वाला, जिसको हम लोग बीएसपी करते हैं। बीजेपी है फुल छाप, कांग्रेस है हाथ छाप। ठीक है, उसके बाद कौन सा है आपका? हाँ, सीपीआईएम यानी मार्क्सवादी वाला है। उसके बाद एनसीपी या एनपीपी। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नॉर्थ ईस्ट वाला। ठीक है, एक आप पार्टी जो हाल फिलहाल में दिया गया। अब इसमें देखिए, राष्ट्रीय पार्टी होता क्या है? राष्ट्रीय पार्टी दर्जा पाने के लिए ना आपको कुछ कुछ काम करना पड़ता है। कुछ काम क्या? मतलब सबसे पहली बात है कि आपको जो है ना टोटल जो आप इलेक्शन लड़िएगा, तो कम से कम जो है
4 राज्यों में आपको लोकसभा हो या विधानसभा हो, उन इलेक्शन में आपको 6% वोट लाना पड़ेगा। 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट लाना पड़ेगा। 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीट लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी दिया जाएगा दर्जा। ये बात समझ गए? या फिर 4 राज्य में जो है आपको जो है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा होना पड़ेगा। ठीक है, यानी राज्य स्तर के पार्टी का दर्जा होगा 4 राज्यों में, तो आपको फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और ये दिया कौन किसके द्वारा दिया जाता है? तो चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है। समझ गया ना? तो ये बिल्कुल भी ये क्राइटेरिया याद रखेगा। 4 राज्यों में राष्ट्रीय मतलब राज्य स्तर का पार्टी होना चाहिए, तब जाके राज्य आपको राष्ट्रीय पार्टी का मिलेगा। या फिर 4 राज्यों में 6% वोट आप पाइएगा, तभी फिर आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। या फिर टोटल लोकसभा सीटों में से 2% सीट आना चाहिए कम से कम 3 राज्यों में। ठीक है, ये बात आपको अगर करता है तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अभी फाइनली 6 पार्टी है। हम लोग के मुख्य चुनाव आयोग कौन है भाई? तो अभी राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, अभी चुनाव आयोग हम लोग अभी हाल फिलहाल में जो है ये भी मनाए हैं। ठीक है, क्या मनाए थे उसको भाई? 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद नहीं आ रहे लोग, तो हाँ 25 जनवरी को मनाते हैं निर्वाचन। अरे क्या मनाते हैं भाई? ठीक है, जो भी मनाते हैं देख लीजिएगा। ठीक है, 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्थापना निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था 1950 में, और ये संवैधानिक 25 जनवरी को हुआ था। ये संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। ठीक है, और वयस्क मताधिकार के बारे में आर्टिकल 26 में कहा गया, 326 में। ठीक है, तो ये सारा देखिए चुनाव आयोग से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी लंबा जाएंगे तो फिर लंबा चला जाएगा। ठीक है, फिर उधर हम नहीं जाएंगे। मेन आपको हम शरद पवार वाला, तो शरद पवार क्योंकि देखिए इसका जो है ना राजनीतिक पैड अच्छा खासा माना जाता है, तो इन सब चीजों को बिल्कुल भी हम लोग जानते चलेंगे। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या हुआ भाई? उगते हुए सूरज दिया गया है, उसका नाम क्या है? एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट। ठीक है, और उसका क्या कहिएगा? शिवसेना का जो ठाकरे साहब का है, तो ठाकरे का वही है आपका शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट। ठीक है, तो क्या है ना, आयोग ने अपने फैसला में अजीत गुट को असली एनसीपी माना है। ये अजीत गुट है। ठीक है, जो शरद पवार के भतीजा हैं, मानते हुए घड़ी का चुनाव चिन्ह भी दे दिया, और उस पर क्या किया है? इस्तेमाल का इजाजत दे दिया, और इसको शरद पवार को बोला है कि आप छोड़ दीजिए। और एनसीपी का स्थापना तो आपको हम बता ही दिए। ठीक है, देखिए अभी हाल फिलहाल में ना आपका जो निर्वाचन आयोग है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का अभी फिलहाल में जो है उसका जो नियुक्ति होता है, तो देखिए निर्वाचन आयोग के जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मगर नियुक्ति का जो प्रक्रिया था ना स्पष्ट नहीं था, तो एक विधेयक अभी आपका हाल फिलहाल में लोकसभा से पारित हुआ। उस विधेयक को बिल्कुल भी याद रखिएगा। उस विधेयक में जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 लोग होंगे। ठीक है, 3 सदस्य होगा। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, और एक लोकसभा के विपक्ष का जो सबसे बड़ा पार्टी होगा या विपक्ष के पार्टी का जो मुख्य होगा, उसके द्वारा क्या नियुक्त मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा उसका नाम सुझाया जाएगा राष्ट्रपति को, फिर उसका नियुक्ति किया जाएगा। ये बिल्कुल भी याद रखेगा, क्योंकि पूछ देगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसके नियुक्ति में कौन नहीं जाता, उसका जो चयन किया जाएगा कौन नहीं। तो ये 3 प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा, एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, और दूसरी बात क्या है कि आपका जो है विपक्ष, जो लोकसभा में विपक्षी दल है उसका मेन आदमी होगा, जो उसका नेता, जो मेन मतलब नेता कोई भी हो, विपक्ष दल का बड़ा नेता होना, मतलब लोकसभा में बड़ा दल होना चाहिए, सबसे बड़ी दल विपक्ष में। ठीक है, आइए यमन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त हुए हैं? देखिए यमन का राजधानी कहाँ है? सना है भाई। ये हर दिन इसको हम आपको बताते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको हम ले चलेंगे कहाँ पे, जिस वजह से हम क्वेश्चन दिए हैं, पहले हम आपको वो बात समझाते हैं कि यहाँ पे आखिर में हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल भी इस चीज को समझना है। नहीं समझिएगा तो फिर आप जो है ना फंस जाइएगा। ठीक है, पढ़िए ऐसे कि चीजों को लोग को बता दीजिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, भू राजनीति में पूरा पकड़ होना चाहिए। अरे मेन से लिखिए या आप क्या बोलते हैं ये पीटी में एग्जाम दी, जो भी है प्रीलिम दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए चीजों को समझ में, अपने दिमाग से। अरे अपने दिमाग से अगर समझ के कुछ भी लिख दीजिए, बढ़िया से लिखिए, अच्छा से आगे बढ़िए। आपका कोई भी कट टू कट एग्जाम देके आइए तो कॉन्फिडेंस हो कि हाँ भाई हम सही करके आए हैं, इसके पीछे ये लॉजिक है। चलिए आइए देखिए, ये है यमन। ठीक है, इसका राजधानी है सना। ठीक है, 2014 से यहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है, बस इतना जान लीजिए। कब से चल रहा है भाई? 2014 से। क्यों चल रहा है? देखिए यहाँ पे जो है ना यमन का राजधानी सना में जो हूती लोग हैं, जो हूती विद्रोह बोलते हैं कि हर दिन अमेरिका का, ब्रिटेन का, इजराइल का हर दिन जहाज को अटैक कर देता है और भारतीय नौसेना यहाँ पे आते हैं बचाने के लिए, तो वही है हूती। तो हूती लोग यहाँ रहते हैं सना में, और सना में 2014 में जो है सना को अपने कब्जा में ले लिया है। ठीक है, और ये कौन समर्थित है? ये ईरान समर्थित है। ये जो ईरान देख रहे हैं, और ईरान लोग कौन है? तो ये शिया लोग हैं, शिया मुस्लिम है। और इसके अगल बगल में जितने भी लोग हैं कौन है भैया? वो सुन्नी मुस्लिम है। तो यहाँ पे लोग का बनता है नहीं।
तो ये हुआ क्या है कि अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे मामला गड़बड़ है। हुती लोग यहाँ पे हर दिन लफड़ा कर रहा है, यमन का पूरा आंतरिक गड़बड़ी हो गया क्योंकि गृह युद्ध तभी से छेड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको लेके हुती का जो बहुत ज्यादा यहाँ पे अभी वर्चस्व बढ़ रहा है, इसको लेके ये जो है सऊदी अरबिया समर्थित है, जिसको अभी यमन के प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है। तो इसी को लेकर के आपका आ गया है चर्चा में। ये दोनों जो अभी नया प्रधानमंत्री बना है वो अमेरिका समर्थित है, ठीक है, और हुती लोग का समर्थन ईरान करता है। तो ईरान वाला कहीं नहीं चाहता है कि सुन्नी का जो भी मुस्लिम है वो यहाँ पे राज करे, यानी सना पे बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया थोड़ा चर्चा में, तो चर्चा में आ गया तो आपको मैटर हम बता देंगे। अब दूसरी बात है, ये यमन क्यों महत्वपूर्ण है, तो यमन इस वजह से महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको देखिए, ये देखे होइएगा, एक बाबुल मंदिर एक जल संधि है, ठीक है, इसी के इधर से आता है, इधर क्या है, लाल सागर है, ठीक है, यहाँ पे अदम की खाड़ी है, इधर आइएगा तो अरब सागर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इधर से जो भी शिप है, एक दिन आपको यहाँ से हम बताए थे कि कैसे सोइनर से होते हुए लाल सागर से बाबुल मंदिर से होते हुए इधर से शिप उठ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार होता है, इसी को लेकर के ये मामला हमेशा यहाँ पे आपका एक चर्चा में बना हुआ रहता है। इस जगह का जो भी नाम सब बोले हैं तो इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा। कहेगा कि बाबुल मंदिर जल संधि किसके बीच है, तो क्या कहिएगा, अदम की खाड़ी और लाल सागर के बीच है, ठीक है। और कौन कौन से सीमा साझा करता था, सऊदी अरब से सीमा साझा करता है, ओमान से सीमा साझा करता है, इधर क्या है, लाल सागर है, ठीक है, इधर अदम की खाड़ी है, इधर क्या है, हम लोग का अरब सागर है, ठीक है। इन सब चीजों से ये सीमा साझा करता है। इसका राजधानी कहाँ है, सना है। यहाँ पे रियाल चलता है, वही आपका यमनी रियाल जो भी है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे जो है आपका हौती लोग यहाँ रहते हैं, और 2014 से ही यहाँ पे क्या है भैया, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। क्यों छिड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जो राजधानी है ना, वहीं पे क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, कौन लोग, हूती लोग, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी हम लोग समझते चलेंगे, और ज्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे। जितना उधर उधर जाइएगा तो आपको क्या है ना, समय लगेगा। चले, कहां थे, यही थे हम। हाँ, तो कहां पे होगा भाई, यमन के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेंगे, तो ये हो गए अहमद अवद बिन मुबारक है। कौन है, अहमद अवद बिन मुबारक है, ठीक है। तो पहले कौन थे भाई, तो पहले मईन अब्दुल मलिक सईद थे, ठीक है। इसके जगह में आपको आप नियुक्ति किया गया। यमन के जो राष्ट्रपति कौन है भाई, रशद अल अलीम के नेतृत्व की जो परिषद है उसे क्या है ना, नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पे इधर उधर चीज चलता रहता है। तो क्या है, अहमद अवद बिन मुबारक नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है ना। मईन अब्दुल मलिक क्या है भैया, वहां के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। शेख मसेल अल अहमद कौन है, ये हाल फिलहाल में आपको बताए थे, कहाँ के भैया, अरे कहाँ पे उसको, कुवैत है ना, कुवैत, हाँ कुवैत के नए जो है शेख बने हैं, शेख मसाल अल अहमद। इसके जो है फादर का भी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गया था, और नए जो है कुवैत के जो बने हैं आपके शेख कौन बने हैं, शेख मसाल अल अहमद। तो शेख मसेल अल अहमद का नाम याद रखिएगा। कुवैत के नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री शेख अमीर, जो भी कहिए, क्योंकि लोग का यहाँ पे राजशाही चलता है, और राजशाही में सब हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब हो जाता है। तो शेख मसेल अल अहमद कहाँ का बने हैं, कुवैत के बने हैं। और यमन के कौन बन गए, अहमद अवद बिन मुबारक। और इब्राहिम रईसी तो जानता है, ईरान के। अब ईरान में जानते हैं हम लोग का पर्यटक वीजा फ्री कर दिया, जाइए 14 दिन 15 दिन घूम के आइए, कोई रोक टोक नहीं है, समझ जाइए। ईरान के साथ हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता हो गया। और जानते हैं ना, अभी हम लोग जो है अरबी भाषा को हम लोग सांस्कृतिक भाषा जो है अपना जो है क्लासिकल भाषा में भी शामिल करने के बारे में बताए थे। तो ईरान के साथ हम लोग का भी अच्छा संबंध है। चले आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, हाल ही में किसके द्वारा हीट यानी हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ठीक। तो हीट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हीट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट क्या है, हीट का फुल फॉर्म है। ये अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ गया, तो उड़ीसा के चांदीपुर एक रेंज है, वहीं से जो है डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है, ठीक है ना। ये बहुत उन्नत तकनीकी है, ठीक है, उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी जान लीजिएगा किसके द्वारा किया गया, डीआरडीओ का स्थापना 1998 में। इसके मुख्य कौन है, तो क्या कहिएगा, समीर भी कामत है, ठीक है। जो भी रक्षा विभाग का जो भी चीज होता है, सारा चीज का काम एक तरह से इसका बॉडी है, ठीक है, सारा चीज का काम डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। जो भी मिसाइल डेवलप करते हैं सब डीआरडीओ ही करता है, ठीक है। तो उसी के द्वारा भी है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का कहां से, चांदीपुर से आपका जो है परीक्षण किया गया था, सफलतापूर्वक किया गया था, और 4 को किया गया है, ठीक है। तो हम लोग के लिए थोड़ा इंपोर्टेंट है। तो डीआरडीओ ने क्या किया है भाई, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल क्या किए हैं, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल है ना, क्या लिख रहे हैं भाई, हाईवे लक्ष्य, ठीक, हवाई लक्ष्य होगा। हवाई लक्ष्य अभ्यास का 4 उड़ान परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर से किया है, डीआरडीओ के एपीई द्वारा किया गया। डीआरडीओ का ही एक बॉडी है, ठीक है। तो ये आपका एयर वाला होता है, ठीक है, एपीई के द्वारा डिजाइन किया गया है जो आपका ये सारा चीज है, हीट, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं, हीट को हम लोग देख ही लिए, डीआरडीओ, चंद्रयान, उसके बाद आदित्य L1 बहुत बताए हैं, हर दिन बताए, ठीक है। चलिए वैसे भी बहुत ज्यादा समय हो गया। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरू करने का घोषणा किया, तो देखिए अभी बताया था ना आपका उद्धव ठाकरे को और एक नाथ शिंदे को। तो एक नाथ शिंदे वहां के मुख्यमंत्री हैं, उसी के द्वारा ये है आपका
एकनाथ शिंदे, ठीक है, और ये जो है अजित पवार और ये है फडणवीस। तो तीनों आदमी मिलकर के महाराष्ट्र में चला रहा है सरकार, और ये निकला एनसीपी से, ये निकला शिवसेना से, और ये है बीजेपी से, ठीक है। तो ये शिवसेना को तोड़ दिए, ये एनसीपी को तोड़ दिए। एनसीपी का मेन आदमी था कौन? शरद पवार। शिवसेना का मेन आदमी था कौन? भाई उद्धव ठाकरे। दोनों को तोड़ करके ये लोग क्या है, सरकार बना दिया है। अब ये क्या कहा है कि जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जो वयोश्री योजना, मतलब कहने का मतलब वयोश्री योजना ऐसे लोगों को शुरू करेंगे जो 65 साल से अधिक के जो उम्र दराज हैं, ठीक है, उम्र के जो व्यक्ति हैं, जो फिजिकली चैलेंज है, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका जांच पड़ताल किया जाएगा, फिर जाके उसको ये स्कीम दिया जाएगा। कितना रुपया दिया जाएगा भाई? 3000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। और इस योजना का नाम क्या रखा है? तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ठीक है। कौन शुरू कर रहा है? क्या कहिएगा? महाराष्ट्र कर रहा है। ये बात मेरे हिसाब से समझ गए। देखिए अभी आपको राजनीति निष्पक्ष बोले ना, डीपीएसपी में सब, डीपीएसपी में ये बात कहा गया है कि राज्य क्या करेगी। देखिए अनुच्छेद 41 के तहत बुढ़ापे में लोक सहायता पाने का अधिकार की बात कहा गया है। कहां पे? डीपीएसपी में, जहां पे आपका क्या था? समान नागरिक संहिता था, सिविल कोड 44 में था ना, तो वहीं पे कहा गया है कि जो भी बूढ़े लोग हैं, बुढ़ापा में लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में। तो सब सरकार को यह भी लागू करना चाहिए कि नहीं, जो भी बुढ़ापा हो जाते हैं लोग, किस कहां भेज देता है? जो है आपका वृद्धाश्रम में भेज देता है, जिसके चक्कर में उसके साथ दुर्व्यवहार होता है ना। तो ये लागू करना चाहिए, सरकार को ये भी लागू करना चाहिए, अलग अलग जो भी राज्य हैं। तो इसी अगर पूछेगा कि इस तरह का अगर कोई योजना शुरू करता है, कौन आर्टिकल के तहत आता है, तो कह दीजिएगा अनुच्छेद 41 में डीपीएसपी में कहा गया है कि बुढ़ापा में लोक सहायता पाने का अधिकार रखता है। कौन रखता है भैया? तो जो भी उम्रदराज व्यक्ति है, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार अभी किया है वयोश्री योजना। तो ये नहीं कीजिएगा कि ये अधिनियम लाया, फिर गलत बात हो जाएगा, ठीक है। ये हम बताएं आपके इंफॉर्मेशन के लिए, और बहुत बार पूछ लेता है, अब बहुत कितना बार पूछा है कि आर्टिकल 40 में क्या है, तो भाई पंचायत के बारे में कहा गया, कहां पे है डीपीएसपी में? 41 में क्या है, 42 में क्या है, 43 में क्या है, 44 में क्या है, पूछ लेता है ना। तो आपको इंफॉर्मेशन के लिए कि अगर ये दे रहा है तो ये चीज है कहां पे? अपने संविधान में। तो अपने संविधान के डीपीएसपी में 41 में है, जो आपको ऐसा बात खाता है, ठीक है। चले आगे बढ़े, चलते हैं। देखिए अब आगे अगला ही है भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल। थिएटर फेस्टिवल मतलब समझते हैं ना, थिएटर होगा, फेस्टिवल होगा, अलग अलग चीज का वहां पे क्या होगा, आपका आयोजन होगा। देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं लोग, इस दो को देख कर तो हम डर गए थे, ठीक है। तो वही डरने वाला बात है। तो ये क्या है ना, भारत रंग का महोत्सव का शुरुआत किया गया कहां पे? गुजरात के कच्छ में किया गया है, ठीक है। ये कई शहरों में होगा, लगभग 14-15 शहर में होगा, ठीक है। पटना में होगा, डिब्रूगढ़ में होगा, जयपुर में होगा, पुणे में होगा, मुंबई में होगा, बहुत सारे शहर में ये आयोजन आपका किया जाने वाला है। और अभी आपका जो है ये भारत रंग फेस्टिवल शुरू हुआ कहां पे है? तो गुजरात के कच्छ से शुरू हो गया। चलिए गुजरात का कच्छ लेके चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा वाला स्टेट हम लोग का गुजरात ही है, ठीक है। गुजरात है ना, तो गुजरात का भी 2-3 जगह है, कुछ जगह को आप थोड़ा सा बिल्कुल भी जानते चलिए। हम लोग बोलते ना कठियावाड़ तट, कच्छ है ना, खंबात की खाड़ी, कच्छ वाला। तो देखिए इसको बोलते हैं कठियावाड़ तट, और यहीं के थे कठियावाड़ के किसान थे कौन? क्या बोलते हैं हम लोग के गांधी जी, ठीक है। तो गांधी जी कठियावाड़ के थे, ठीक है, ये वाला एरिया के। और इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। ये आपका नर्मदा और तप्ती आता है, जो क्या बनाता है? एस्चुरी बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता। क्यों? ये भैया ढलान है, पानी आता है एकदम सतत से, यहाँ पे घाट वाट जमा नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका खंबात की खाड़ी, और ये है आपका कच्छ का रन, ठीक है। यही है कच्छ। तो यहीं से आपका शुरू किया गया। यहीं पे आपका दलदली भूमि, हम लोग बहुत बार पूछते हैं कच्छ का रन। यहीं पे आपका सर्करिक रेखा है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच क्या बनाता है? सीमा रेखा बनाता है। सर्करिक बोलते हैं ना, सर्करिक। तो यही कच्छ है, ठीक है। तो गुजरात को आप 3 तरफ से बांट सकते हैं। कच्छ देख लिया कहां पे? तो इसको क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी कहते हैं, इसको कच्छ की खाड़ी कहते हैं। और ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं? ये कठियावाड़ तट है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कठियावाड़ तट। और ये क्या है? खंबात की खाड़ी है। चले आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से सब कुछ समझ गए। और ये वाला एरिया जो भुज है, ठीक है, आपका ये वाला एरिया जो है भुज वाला में पड़ता है। चलिए जितना समय लीजिएगा ना, तो हम आपको जो है चीजों को समझाते रहेंगे। तो यहीं पे आपका हो रहा था रंगमंच। कहां पे भैया? भारत रंग महोत्सव का शुरुआत गुजरात के कच्छ में। भारत रंग महोत्सव 21 दिवसीय राष्ट्रीय महोत्सव है। इसमें 150 से अधिक नाटक शामिल है। ये उत्सव क्या है? भारत में 15 शहर में आयोजित किया जाएगा, जो भारत के जीवंत प्रदर्शन, कला और संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। मुंबई, पुणे, पटना, जोधपुर, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर आदि जगहों में होना है। जो आपको बोले हैं भुवनेश्वर, उसमें जोड़ दीजिएगा, हम भुवनेश्वर नहीं बोले। तो सबसे बड़ा थिएटर है। इसके द्वारा जो है ना, अब क्या किया जाना है ना, इसके द्वारा आपको एक चीज हम लिखने नहीं किए हैं यहाँ पे, जो है ना आपका एक रंग हाट का भी जो है, आपका रंग हाट का भी जो है आपका वो जो है ना, आपको बताते हैं। अरे वो
सबसे बड़ा ड्रामा स्कूल कौन सा पुणे वाला है, उसी के द्वारा जो है रंग हाट का आपका एक जो है आयोजन किया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा थिएटर जो है आपका मेला शुरू करने वाला है। तो रंग हाट को भी आप, वो ड्रामा स्कूल है ना पुणे वाला, तो वही है, ड्रामा स्कूल के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे कल, यानी कल कितना तारीख है भाई, 9 फरवरी को है। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर हम बात करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार।